हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसके बारे में मुख्य बिंदुओं के बारे में दिन करेंगे। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण से रिलेटेड सारे पॉइंट को बारे में देखते जाएंगे, बारी बारी से पॉइंट देखेंगे। पहला कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो अरब के थे। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? तो उबैदुल्ला के नेतृत्व में। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? तो मुल्तान स्वर्ण नगरी जिसको बोलते हैं। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? तो ऊँट पालन तथा खजूर की खेती। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो तुर्कों का। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अल्पतगिन गजनी के द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो सुबुक्तगिन गजनी के द्वारा। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। सुबुक्तगिन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत को किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? जयपाल को। मोहम्मद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो जो इतिहासकार का नाम था अलवरूनी था। अलवरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उत्पी द्वारा किताब उल यामनी तथा फिरदौसी पूर्व का होमर द्वारा शाहनामा पुस्तक की रचना की गई। अगला पॉइंट, मोहम्मद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1175 मुल्तान में। अगला, मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अनिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? तो भिंद द्वितीय मूलराज के द्वारा। अगला पॉइंट, तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। तराइन का युद्ध में प्रथम में जो 1191 में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, द्वितीय 1192 में मोहम्मद गौरी विजित हुआ, मतलब विजय पाया। अगला पॉइंट, मोहम्मद गौरी ने कनौज के शासक जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया? चंदावार का युद्ध 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सिखों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक ने के द्वारा बनवाए गए थे? मोहम्मद गौरी के द्वारा। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों को द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? याल्दोज, कुवाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला पॉइंट, भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश का जो कार्यकाल था, टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। तो गुलाम वंश का संस्थापना किसके द्वारा की गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित की? तो लाहौर को। भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपा सलार का पद धारण किया। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? लाख बख्श। अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? कुरान खां। भारत की प्रथम मस्जिद कुबात उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। अगला पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो वर्ष 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण। अगला पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो बदायूं का। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं कि इल्तुतमिश ने 40 योग तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तुर्कान ए चहलगामी, जिसको 40 दल इसमें शामिल होते थे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया? इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था को प्रारंभ की। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ भूमि को लेने वाले इक़्तिदार कहलाते थे। अगला पॉइंट है, वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम शासक कौन थे? तो रजिया सुल्तान।
अगला पॉइंट है, रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? अमीर आखुर में। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? बहराम शाह को। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब मुमालिकत पद का सृजन किया गया, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम इतकीन को नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? नसरुद्दीन महमूद। बलबन को उल्लू खां की उपाधि किसने प्रदान की? नसरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली को सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान चलगामी को किसने समाप्त कर दिया? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजतत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजतत्व को नियाबते खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इला ईश्वर की छाया कहा। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रणाम करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? दीवान अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन किमर्स। पॉइंट, नसरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा। अगला पॉइंट है, अगला जो है वंश खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। तो गुलाम वंश के पश्चात 1290 में खिलजी वंश का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा। अगला पॉइंट, रक्त और लौ की नीति को त्याग कर शासन की उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। वर्ष 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशब। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? बलबन के लाल महल में। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला पॉइंट है कि सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? रायगढ़ गुजरात के शासक पर। अगला पॉइंट, अलाउद्दीन का सेनापति मलिक कफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। अगला पॉइंट, विंध्याचल पर्वतीय श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? तो मलिक कफूर। अगला पॉइंट, तेलंगाना वरंगल के शासक प्रतापरुद्र देव द्वितीय ने मलिक कफूर को भी प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया, जब जिसे मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान। देवगिरी उस समय के शासक रामचंद्र देव। अभियान का नेतृत्व मलिक कफूर थे। वर्ष 1307 में। राज वारंगल का शासक प्रतापरुद्र देव। अभियान का नेतृत्व मलिक कफूर। वर्ष 1309 में। द्वार समुद्र बीरबललाल 3 मलिक कफूर अभियान नेतृत्व। वर्ष 1310 में। वीर पांड्य अभियान का नेतृत्व मलिक कफूर 1311 में। अगला पॉइंट, मलिक कफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? देवगिरी। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नकद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? घोड़े को दागने तक की प्रथा तथा हुलिया प्रथा। चराई कर तथा गृह कर घर चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को एक घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। घोड़े के नाल का आकार के मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? लाई दरवाजा में, दिल्ली में। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों के सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी बरीद मंडी बाजार निरीक्षक, सहाना मंडी बाजार अधीक्षक, दीवाना रियासत बाजार नियंत्रक, मनहयान गुप्तचर। अगला पॉइंट है कि मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने परानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अगला पॉइंट है तुगलक मन 1320 से लेकर 1414 तक। 1320 से लेकर 14 तक। अगला पॉइंट है कि 1320 में तुगलक वंश का स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, गाजी मलिक जिसको बोलते हैं। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे? तो गयासुद्दीन। अगला पॉइंट है कि सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया। अगला पॉइंट, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया दिल्ली छोड़ दे। इस संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था, दिल्ली अभी दूर है, हुनूज दिल्ली दूरस्त। अगला पॉइंट, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक।
अगला मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य, राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 के दौरान तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाई। यह योजना सफल रही। 1335 ईस्वी में पूर्ण दिल्ली को राजधानी बनाया गया। अगला दोआब में कर वृद्धि, यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1327 से 1328 उस समय वहाँ अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। अगला सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, 1330 ईस्वी में चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। अगला खुरासान का अभियान, 1336 से 37 में खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया गया। अगला पॉइंट, अगला जो कराची अभियान 1337 से 1338, तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, लेकिन तो मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। आगे पॉइंट बढ़ते हैं। अगला कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक एक नया विभाग की सुल्तान के द्वारा प्रारंभ किया गया, मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक 1333 ईस्वी में। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन थे? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत के से विद्रोह कर रहे 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी समाज के साम्राज्य की स्थापना की। अगला पॉइंट है कि होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ? जिन प्रभासुरी। अगला पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? सिंध अभियान 1351 में। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक। अगला सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग, दीवान बंदगान दासों के देखरेख के लिए, दीवान इस्तियाक पेंशन देने के लिए, दीवान खैराज असहाय लोगों की मदद के लिए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया। अगला सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तथा लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो अगला 1414 में दौलत खां को पराजित कर खिज खां ने किस वंश की स्थापना की? तो सैयद वंश के। रैयत या आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो खिजर खां। सल्तनत काल में शासक करने वाले एकमात्र शिया कौन थे? सैयद वंश। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख मुबारक शाही के लेखक यहया बिन अहमद सरिंद को संरक्षण प्रदान किया। अगला पॉइंट, दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की? बहलोल लोधी। अगला लोधी वंश के शासन, बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489, सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517, इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526। अगला पॉइंट, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसके सर्वाधिक समय तक शासन किया? बहलोल लोधी 38 वर्ष तक। अगला पॉइंट, किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है कि जब वो अपने सरदारों के साथ मिलता वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता? बहलोल लोधी के बारे में। अगला पॉइंट, किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाई? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग कर प्रारंभ किया? तो गज सिकंदरी। अगला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का एकमात्र शासक कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर ताजा निकालना, महिलाओं के पीरों की मजार पर जाने की या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला मामलुक वंश, सल्तनत कालीन वंश, मामलुक वंश जिसको बोलते हैं गुलाम वंश, 1204 से लेकर 1290 ईस्वी तक, शासनकाल 84 वर्ष। संस्थापक एवं खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320, 30 साल तक शासनकाल, जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक, 94 वंश तक संस्थापक, गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक हुए हैं। अगला सैयद वंश 1414 लेकर 1450 तक, 37 वर्ष तक, और इस खिजर खां संस्थापक हुए हैं। अगला लोधी वंश 1451 से लेकर 1526, 76 वर्ष, बहलोल लोधी। अगला दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासन का तुगलकों का तथा न्यूनतम खिलजी का। अगला भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी किस नाम से कविता लिखा करता था? गुलरुखी। अगला लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। वर्ष 1518 में लड़े गए खोताली का युद्ध में इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया था? महाराणा सांगा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोधी को। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात बाबर मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोधी।
इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो अपने रणभूमि युद्धभूमि वीरगति को प्राप्त हुआ। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तुर्कों ने। सल्तनत काल में दस्तर बंदगान किसे कहा जाता है? उलेमा को। किस भारतीय में संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया गया? मीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? मीर खुसरो को। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने। अगला पॉइंट, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? बुक्का प्रथम। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिण सागर का स्वामी कहा जाता है? बुक्का प्रथम को। हरिहर हरिहर ने विजयनगर हम्पी में अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्वान है। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरिहर द्वितीय। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? तो कुली कुतुब शाह के साथ। वंश और संस्थापक, समय और अंतिम शासक। संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम 1336 से लेकर 1356। अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। सालू वंश का सालू नरसिंह, समय 1485 से लेकर 1505 तक। इमाड़ी नरसिंह का अंतिम शासक। तुलु वंश तुलु का वीर नरसिंह 1505 से लेकर 1570। सदाशिव राय इसका अंतिम शासक। अराबिड तिरुमल संस्थापक 1570 के बाद। रंग तृतीय इसका अंतिम शासक। रंग तृतीय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि क्या कहा जाता है? अष्टदिग्गज। तालीकोटा जिसको बोलते हैं राक्षसी टंगंडी का युद्ध किस वर्ष हुआ? वर्ष 1565 में। आगे बढ़ते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के राजवंश में निकोलो कॉन्टी देश कौन सा था? इटली। शासक देवराय प्रथम। विवरण विजयनगर शहर का वर्णन देवराय। अगला अब्दुल रजाक देश कौन सा था? फारस थे। शासक देवराय द्वितीय। विजयनगर सचिवालय का वर्णन विजयनगर सचिवालय। पायस पुर्तगाल का। और शासक विजय थे कृष्णदेव राय। विजयनगर के शिल्पकार एवं व्यापार का वर्णन। बारबोसा पुर्तगाली का था। कृष्णदेव राय इसके अधिक थे शासक थे। सती प्रथा का वर्णन। सीजा फ्रेडरिक पुर्तगाल सदाशिव राय शासक। विजयनगर का वर्णन किया। नूनिज पुर्तगाल अच्युत देव राय थी। सती प्रथा का उल्लेख। निकिता रूस का मोहम्मद तृतीय। विजयनगर के समानताओं का वर्णन। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णिम था? तेलुगु युग का। अगला जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? गंगा देवी। होयसले की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हाइलवेड। विजयनगर के प्राचीन राजधानियों के स्रोत किन खंडरों से मिलते हैं? हम्पी के खंडरों से। वैदिक ग्रंथों में भास्कर सारण को आश्रय प्रदान किया गया विजयनगर के राजाओं द्वारा। बरार फतेहुल्ला इमाद शाह 1484 में इमाद शाही राजवंश का। इलिचपुर गविलगढ़ 1574 ईस्वी को अहमदनगर में विलय हुआ। अगला बीजापुर यूसुफ आदिल खां 1489 ईस्वी में राजवंश। आदिल शाह राजधानी नौरसपुर 1686 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में। अहमदनगर मलिक अहमद 1490 ईस्वी में स्थापना हुआ। निजाम शाही इसका राजवंश हुआ। और राजधानी जुन्नर अहमदनगर 1633 ईस्वी को शाहजहां द्वारा मुगल राज साम्राज्य में। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह 1512 में कुतुब शाही गोलकुंडा 1657 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में। बीदर अमीर अली बरीद 1526 ईस्वी में। बरीद शाह बीदर 1618 ईस्वी को बीजापुर में। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी के मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि बरार का संस्थापक फतेहुल्ला अहमद शाह। बीजापुर के यूसुफ आदिल खां। अहमदनगर के मलिक अहमद। गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह। बीदर के अमीर अली बरीद। बरार का संस्थापना 1484 में। बीजापुर के 1489 में। और अहमदनगर के 1490 में। गोलकुंडा 1512। बीदर 1526 में। बरार का राजवंश इमाद शाही। बिजार का आदिल शाही। अहमदनगर का निजाम शाही। गोलकुंडा का कुतुब शाही। बीदर का बरीद शाही। और इसका राजधानी इलिचपुर गोविलगढ़। बरार का इलिचपुर गोविलगढ़ थी। बीजापुर के नौरसपुर। अहमदनगर के जुनार अहमद। गोलकुंडा के गोलकुंडा। बीदर के बीदर। और 1574 का अहमदनगर में विलय हुआ। अगला 1686 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में। 1633 ईस्वी को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में। 1657 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में। 1618 ईस्वी को बीजापुर में।
तो ये था इंपॉर्टेंट साथियों। अगला बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत में प्रशासन। दीवान मुस्तक के विभाग का स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के। अगला फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपने वजीर नियुक्त किया? तैलक ब्राह्मण खाने जहाँ। बिजारत को चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तुगलक वंश। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी। हक के सर पर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर कर। इस्लामिक शरीयत के अनुसार करों के प्रकार। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। जकात मुसलमानों से उसकी आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर। खुम्स लूट से प्राप्त धन। इसकी 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के समय में केवल 1/5 हिस्से सैनिकों को दिया जाता था। खराज भू राजस्व गैर मुसलमानों से। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल के में अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए। सल्तनत काल में फाबिजल का तात्पर्य क्या है? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। जवाबीत का संबंध किससे था? राजकीय कानून से। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बलबन ने। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत शासक के प्रमुख विभाग। दीवान बिजारत वित्त विभाग। दीवान रियायत नियंत्रक विभाग। दीवान मुस्तक राज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना। दीवान कोई कृषि के विकास के लिए। दीवान कजा न्याय विभाग। दीवान इंसापत्रचार विभाग। दीवान अर्ज सैन विभाग। दीवान रिसालत विदेश विभाग। दीवान बरिद गुप्तचर विभाग। दीवान बंदगानदास विभाग। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इतना व्यवस्था प्रारंभ की? इल्तुतमिश। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती? सुल्तान में। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता है? मजलिस ए खलबत। इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? बलबन के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितने से कितनी होती है? 20 से 25%। आरिज मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान। बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान। सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान। अमीर आखुर अस्वशाला का प्रधान। सारे जानदार सुल्तानों के रक्षकों का प्रमुख। अमीर हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला। अगला पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वजीर होता है, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता है। दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य, इसको बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें।